Hello students, we are going to start 10th class science in text question answer solution। इससे पहले जो एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स हैं उनका सॉल्यूशन हम कर चुके हैं। अभी हम करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन। तो ये पेज नंबर 40 से है ये क्वेश्चन चेक कीजिए क्या है आपके। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। आपको इन सभी पार्ट्स के अंदर 4 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, सभी के अंदर आपको मेटल्स का एग्जाम्पल देना है। और कौन सी मेटल जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। दूसरा क्वेश्चन है जिसको हम इजीली कट कर सकते हैं नाइफ के साथ। तीसरा आपका इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल का ही नाम बताना आपको। एंड इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जो कि क्या है, हीट का पुअर कंडक्टर है। तो सबसे पहले देखिए आपको बताना है कि कौन सी मेटल है आपकी जो क्या है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो उसका नाम आप पता ही होगा सभी को, क्या नाम है उसका, मरकरी। मरकरी मेटल आपकी रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती है, लिक्विड के अंदर। बाकी जो नॉर्मली मेटल्स है, जो दूसरी मेटल्स हैं, आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, वो सभी क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका उस मेटल का नाम बताइए जिसको हम इजीली नाइफ के साथ कट कर सकते हैं, चाकू के साथ काटा जा सकता है। ऐसी मेटल कौन सी होगी जो चाकू के साथ कटेगी। देखो आयरन तो नहीं काट सकते हम, और लेकिन कुछ एक मेटल हैं जो सॉफ्ट होती हैं जिसको हम इजीली से कट कर सकते हैं। तो वो क्या क्या है आपका, सोडियम और पोटाशियम। इसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली नाइफ के साथ कट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मेटल का नाम बताइए जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन कौन है आपका, सिल्वर है और गोल्ड है। कॉपर भी है, लेकिन कॉपर से ज़्यादा जो गुड कंडक्टर है आपका, एक तरह से आप बेस्ट बोल सकते हो हीट का, वो क्या है आपका, सिल्वर और गोल्ड। मेटल डेट आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जिसके अंदर से हीट बहुत कम पास होती है। तो उन मेटल्स के नाम बताने, तो वो कौन सी मेटल आपकी, एक मरकरी है और एक लेड है। तो ये सभी हमने किसके एग्जाम्पल किए हैं, मेटल्स के एग्जाम्पल, जिनके अंदर कुछ कुछ आपकी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मिलिएबल एंड डक्टाइल। यू नो वेरी वेल, जैसे कि हम कर चुके हैं जब हमने चैप्टर को स्टडी किया है, मिलिएबल और जो डक्टाइल प्रॉपर्टी है, ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको कौन शो करते हैं, हमारी मेटल शो करती है। मेटल के अंदर ही प्रॉपर्टी होती है ये, नॉन मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी प्रेजेंट नहीं होती। तो मिलिएबल प्रॉपर्टी को देखिए क्या है आपकी, मिलिएबल ऐसी प्रॉपर्टी जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो मेटल्स हैं उनको अगर हम हथौड़े से बीट करेंगे तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी, थिन शीट्स के अंदर, कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स बाय बीटिंग। और उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मिलिएबल प्रॉपर्टी। जैसे कि सारी मेटल्स, मोस्ट ऑफ बोल सकते हो, बिल्कुल आप ये नहीं बोल सकते कि हर एक कोई मेटल, हर कोई मेटल नहीं, ज़्यादातर मेटल बोल सकते हो आप, ज़्यादातर मेटल्स इस प्रॉपर्टी को शो करती हैं। एग्जाम्पल देखिए, गोल्ड और सिल्वर, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट मिलिएबल मेटल है। इनकी हम बहुत ही पतली जो है शीट्स है वो बना सकते हैं। जैसे कि सिल्वर फॉयल का तो एग्जाम्पल आपने देखा भी होगा, जो हम स्वीट्स वगैरह के ऊपर देखते हैं, एक चमकीली परत लगी होती है, जैसे काजू कतली के अंदर खाया हो आपने, तो वो जो परत है आपकी वो कौन सी मेटल की होती है, वो सिल्वर मेटल की। और कितनी पतली होती है वो, तो क्यों, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड की प्रॉपर्टी है वो सबसे ज़्यादा मिलिएबल मेटल्स हैं। नेक्स्ट देखिए उसके बाद डक्टाइल। डक्टाइल प्रॉपर्टी को भी कौन शो करता है, मेटल्स ही शो करते हैं। इस प्रॉपर्टी के अंदर होता क्या है कि जो भी आपकी मेटल्स है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, थिन वायर्स के अंदर, पतली पतली वायर्स बन जाएंगी आपकी मेटल्स की। तो एग्जाम्पल क्या है, जो आपका गोल्ड इज द डक्टाइल मेटल। गोल्ड क्या है आपकी सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल है। इतनी ज़्यादा डक्टाइल है, अगर हम 1 ग्राम गोल्ड लें और उससे हम लगभग 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। तो सोच के देखिए आप कितनी ज़्यादा डक्टाइल प्रॉपर्टी है गोल्ड मेटल के अंदर। तो गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मेटल। नेक्स्ट देखिए उसके बाद क्वेश्चन, पेज नंबर 46 से है ये क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वाई सोडियम गेट इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल। सोडियम आपकी एक मेटल है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। इतनी ज़्यादा रिएक्टिव है कि ना तो इसको हम खुला एयर के अंदर रख सकते हैं, ना इसको हम पानी के अंदर रख सकते हैं। एयर के अंदर क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि एयर से रिएक्शन कर जाएगी, मेटल ऑक्साइड बना देगी। और वाटर से क्यों नहीं कर सकते इसको स्टोर, क्योंकि वाटर के साथ ये रिएक्शन करके मेटल का हाइड्रोक्साइड बना देगी। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसी चीज़ के अंदर स्टोर करना पड़ेगा जिससे ये रिएक्शन ना करे। और वो क्या है आपका, वो है आपका ऑयल। तो ऑयल के अंदर डिप करते हैं, इसको हम इमर्स करके रखते हैं ताकि ये क्या करे, रिएक्शन ना करे।
तो देखिए इसके अंदर आंसर, मेटल सच एज पोटाशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विग्रसली, इतनी फास्ट रिएक्शन करती है ये, विग्रसली का मतलब है बहुत ही जल्दी रिएक्शन करती है, दैट दे कैन कैच फायर इफ कैप्ड इन द ओपन, अगर इनको खुले में रखा जाए तो क्या करेंगी, ये आग लग जाएगी इनके अंदर। हैंस टू प्रोटेक्ट दैम टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर, तो एकदम से अचानक से आग ना लग जाए, प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, इनको किसके अंदर स्टोर कर देते हैं, कैरोसिन ऑयल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन ऑफ, आपको इक्वेशन लिखनी है आयरन की स्टीम के साथ, स्टीम क्या है आपकी, वाटर की वेपर स्टेट है, और कैल्शियम की और पोटाशियम की किसके साथ, वाटर के साथ, आपको रिएक्शन बतानी है दोनों की। तो देखिए फर्स्ट आपकी रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन के अंदर आपका फर्स्ट है आयरन की रिएक्शन स्टीम के साथ, ये आयरन लिखा हुआ है सॉलिड स्टेट के अंदर, और ये वाटर, वाटर के देखिए आप ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ है, जी का मतलब क्या है, कौन सी स्टेट है वाटर की हमारे पास, गैशियस स्टेट, बना क्या है हमारे पास, फेरिक ऑक्साइड, इसको हम आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं, और किस स्टेट के अंदर है ये, सॉलिड स्टेट के अंदर, और साथ में कौन सी गैस रिलीज हुई है, हमारी हाइड्रोजन गैस। तो हमने यहाँ पे क्या शो किया, रिएक्शन ऑफ मेटल, कौन सी मेटल, आयरन मेटल, किसके साथ, वाटर के साथ, और वाटर भी किस स्टेट के अंदर है, यहाँ पे स्टीम फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज एक्सोथर्मिक, आपको पता है कि जो हमारी जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, जैसे सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जब भी ये वाटर से रिएक्शन करती हैं तो इनके अंदर से बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज होती है। हीट एनर्जी मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये हम कर चुके हैं ना फर्स्ट चैप्टर के अंदर, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक टाइप की एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जब मेटल किसके साथ रिएक्शन करते हैं, वाटर के साथ। सारी की सारी मेटल्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, बट द हीट इवोल्व सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर, और जो इनसे हीट इवोल्व होती है वो इतनी सफिशिएंट है कि जो हाइड्रोजन गैस है उसको क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी, मतलब वो जलना शुरू कर देगी हाइड्रोजन गैस। देखिए ऊपर देखिए, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है जब मेटल किससे रिएक्शन करती है, वाटर से रिएक्शन करती है, और इस गैस जो ये हमारी रिएक्शन है इसके अंदर इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज होगी तो जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या हो जाएगी, आग लग जाएगी उसके अंदर। लेकिन वाटर के साथ नहीं होगा ऐसा, ऐसा किन के साथ होगा, सॉरी आयरन मेटल के साथ ऐसा नहीं होगा। ऐसा कौन सी मेटल के साथ होगा, जो आग लग जाएगी हाइड्रोजन गैस के अंदर, जो मेटल्स आपकी ज़्यादा रिएक्टिव हैं। तो देखिए कौन कौन सी मेटल्स हैं आपकी ज़्यादा रिएक्टिव, एक तो है आपका यहाँ पे कैल्शियम, कैल्शियम की किससे रिएक्शन दिखाई गई है, वाटर के साथ, कैल्शियम की रिएक्शन कहाँ दिखाई गई है, यहाँ पे वाटर के साथ। बना क्या है प्रोडक्ट आपके पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में कौन सी गैस बनी है, हाइड्रोजन गैस, और यही गैस है जिसके ऊपर क्या हो जाएगी, आपको फायर लग जाएगी, मतलब आपका जो रिएक्शन है उसके अंदर क्या हो जाएगी, आग लग जाएगी एकदम से, जैसे ही आप कैल्शियम मेटल के साथ क्या मिक्स करते हो, वाटर मिक्स करते हो। और इसके अंदर आपको क्या नजर आएगा, जो कैल्शियम मेटल है वो फ्लोट करना शुरू कर देगी, जो सरफेस है आपका वाटर, जैसे वाटर और मेटल को आपने मिक्स किया तो वाटर का जो सरफेस है उसके ऊपर कैल्शियम मेटल क्या करना शुरू कर देगी, फ्लोट करना शुरू कर देगी। क्यों करना शुरू करेगी फ्लोट, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस है वो काफ़ी हल्की होती है, बबल्स बनेंगे, और वो बबल्स किसके साथ चिपक जाएंगे, वो चिपक जाएंगे सरफेस ऑफ मेटल, कौन से सरफेस के साथ, कैल्शियम के साथ, जिसकी वजह से आपको क्या नजर आएगा, जैसे ही आप कैल्शियम और वाटर को मिक्स करेंगे आपको कैल्शियम मेटल ऊपर फ्लोट करती हुई नजर आएगी। किस वजह से फ्लोट कर रही है, हाइड्रोजन गैस की वजह से। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर पोटाशियम की रिएक्शन आपको करनी है किसके साथ, वाटर के साथ। पोटाशियम भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, ये क्या करेगी, कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन करना शुरू कर देगी, और रिएक्शन इतनी फास्ट होगी कि यहाँ पे भी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, और जो हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी रिएक्शन के बाद उससे क्या होगा, आपका हाइड्रोजन को क्या हो जाएगी, आग लग जाएगी, हाइड्रोजन गैस कैच फायर। तो इसमें देखिए आपकी रिएक्शन के अंदर पोटाशियम मेटल है, वाटर लिक्विड स्टेट के अंदर है, प्रोडक्ट क्या बना आपका, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बना है, और साथ में कौन सी गैस रिलीज हुई है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो क्या है आपका यहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, और आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है हमारी वो आपको लर्न होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको 4 मेटल्स लेनी है, ए बी सी डी, और इनकी रिएक्शन आपको किसके साथ करके दिखानी है, आयरन सल्फेट के साथ। फिर एक बार आपको सेम जो ए मेटल है उसकी रिएक्शन आपको करनी है कॉपर सल्फेट के साथ, फिर जिंक सल्फेट के साथ, फिर आपको करनी है सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो आपको जो जो इन्होंने बॉक्स के अंदर दिया गया है, आपकी ए मेटल ऐसी मेटल है जो कि आयरन सल्फेट से रिएक्शन नहीं करेगी, तो आपको पता होना चाहिए कि हम क्या लें यहाँ पे ए की जगह पे जो आयरन सल्फेट से रिएक्शन ना करे।
सेकंड आपको क्या करना है, कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करवानी है ए मेटल की। ए मेटल आपको सेम ही रखनी है और आपको पता चला इसके अंदर क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। तो आपकी ए मेटल ऐसी होनी चाहिए जो कि क्या हो, आपकी कॉपर मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव हो। तो इसको आप खुद ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को, और इसके आप देखिए क्वेश्चंस क्या है, आपको इसको सोल्व करके आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, और वाई वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज़ एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सेकंड सल्फेट, क्या होगा। और जो आपने मेटल्स लिए हैं ए बी सी डी, उस डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर के अंदर आपको अरेंज करना है। रिएक्टिविटी सीरीज में आपको बता चुकी हूँ मेटल्स की, आपको लर्न होगी तो ही आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। पहले आप लर्न करेंगे, फिर उसको आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे सोल्व करने के लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू रिएक्टिव मेटल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आपके पास और आपको उसको किसके साथ ऐड करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्टिव मेटल के साथ, और आपको रिएक्शन लिखनी है। और एक आपको और रिएक्शन लिखनी है जहाँ पे आपको क्या करना है, आयरन को रिएक्ट करवाना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो जैसा कि आपको पता होगा, जब भी मेटल और एसिड को करते हैं तो सोल्ट की फॉर्मेशन होती है और साथ में किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, हाइड्रोजन गैस की। इसलिए कभी भी हम मेटल को और एसिड को साथ में नहीं रखते हैं ताकि सोल्ट ना बने, हाइड्रोजन गैस रिलीज ना हो। तो रिएक्शन देखिए, रिएक्शन क्या आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, आयरन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, सोल्ट क्या बनेगा आपका, आयरन सल्फेट, इसको फेरस सल्फेट भी बोलते हैं। और साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी, आपकी हाइड्रोजन गैस। और कौन सी मेटल्स रिएक्शन करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जो मेटल हाइड्रोजन से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। और जो मेटल हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन नहीं करेंगे। जैसे कि आपकी गोल्ड मेटल है, आपकी सिल्वर मेटल है, ये मेटल आपकी कॉपर मेटल है, ये मेटल आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेंगी। यहाँ पे देख पा रहे होगे आप, डाइल्यूट एसिड कौन सा, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो हमने रिएक्टिविटी सीरीज लर्न की है उसमें जो हमने हाइड्रोजन के ऊपर जो मेटल लिखी हैं, जैसे कि आपकी पोटाशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सारे मेटल्स आपकी रिएक्शन शो करेंगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। लेकिन जो इससे नीचे मेटल लिखी गई है, जैसे कि आपका यहाँ पे कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये मेटल्स हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं करेंगे, ये सब करेंगे और ये नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। जिंक को आपको ऐड करना है, सॉल्यूशन किस चीज़ का लिया है आपने, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, तो क्या केमिकल रिएक्शन होगी। एज यू नो, रिएक्टिविटी सीरीज से हमने पढ़ा है कि जो जिंक मेटल है वो आयरन से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन मेटल से, तो वो क्या करेगी, आयरन मेटल को डिस्प्लेस कर देगी और किसके साथ कंबाइन हो जाएगी, वो सल्फेट के साथ, और बनेगा क्या आपका, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। देखिए जैसे कि यहाँ पे जिंक मेटल ली है, फेरस सल्फेट लिया है, जिंक सल्फेट बना है, और आपका जो फेरस है वो क्या हो गया है, यहाँ से आपका हट गया है, आपका यहाँ पे फेरस आएगा, कॉपर बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, ये क्या आएगा यहाँ पे आपका फेरस। और किस स्टेट के अंदर है, ये सॉलिड स्टेट के अंदर है, क्योंकि देखिए कॉपर तो हमने रिएक्शन के अंदर कहीं भी लिया ही नहीं है, तो कॉपर कैसे आएगा, तो क्या आएगा आपका यहाँ पे फेरस, जैसे इसको बोलते क्या हम, आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेज नंबर 49 से है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का अगर आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना है तो उसके लिए आपको इनके क्या लर्न होने चाहिए, एटॉमिक नंबर। आपको वैलेंसी निकालनी आनी चाहिए, आपको एटॉमिक नंबर लर्न होने चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। जैसे देखिए फर्स्ट हमने लिख दिया यहाँ पे सोडियम, सोडियम का सिंबल देख पा रहे हैं आप, Na, और सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, एटॉमिक नंबर होगा इसका 11 एटॉमिक नंबर है। तो अगर KLM शेल्स के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो आपको पता ही होगा कि K शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, और जो M शेल है, M शेल में सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, एक ही बचा है ना, क्योंकि टोटल इसके अंदर कितने हैं, 11 है। तो M शेल के अंदर सोडियम के कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये बोहर के अकॉर्डिंग देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे होगा आपका। फर्स्ट शेल आप देख पा रहे होगे यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ये K शेल है। उसके बाद जो ये शेल है आपका, यहाँ पे आप देखिए 2, 4, 6 और 8, टोटल आपके जो 8 इलेक्ट्रॉन है ये L शेल है। और M शेल आपका ये है जहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, M शेल।
तो आपको जो बाहर वाला शेल है, बाहर वाले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो वही क्या होगी, इसकी वैलेंसी होगी। वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा सोडियम के अंदर, इसकी वैलेंसी भी क्या होगी, 1 होगी। तो हमने यहाँ पे देखिए एक डॉट लगा दिया यहाँ पे सोडियम मेटल के ऊपर, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट। एक इलेक्ट्रॉन का हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे डॉट लगा दिया है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका है, ये सोडियम का। मतलब आपको बाहर के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपको उसके अकॉर्डिंग क्या बनाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। मतलब इलेक्ट्रॉन को हमने किस फॉर्म के अंदर चेंज कर दिया है, डॉट के अंदर। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर ऑक्सीजन। इसी तरह आपको किसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का आपको पता ही होगा कि एटॉमिक नंबर कितना होता है, यहाँ पे 8 एटॉमिक नंबर है। तो के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, और एल शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है के शेल, ये जो बीच में आपको सेंटर में राउंड शेप नजर आ रही है, ये है न्यूक्लियस, और ये आपके क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स। जो आपको रेड रेड ऑरेंज कलर में आपको नजर आ रहे हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये के शेल है। उसके बाद एल शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 6 आप देख पा रहे होंगे, 2 ये हैं, 2 ये है, एक ये है और एक ये है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ये लिख दिए गए हैं, 2 ये लिख दिए गए हैं और 2 ये लिख दिए गए हैं। तो ये किसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया, हमारा ऑक्सीजन का। सोडियम में हमने एक ही डॉट लगाया था ना, क्योंकि उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था, एक ही था। लेकिन ऑक्सीजन के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपके, यहाँ पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो 2, 4 और 6 चेक कीजिए आप इसको। नाउ नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर फॉर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। कितना है एटॉमिक नंबर, 12। 12 के अंदर क्या होगा आपका, के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और एम शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमें देखना क्या है, हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखने के लिए। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो हमें कितने डॉट लगाने हैं, हमें 2 ही डॉट लगाने हैं। सिंबल लिखना है मैग्नीशियम का Mg, और उसके हमें क्या लगा देने हैं, 2 डॉट लगा देने हैं। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको सोडियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन शो करनी है इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की हेल्प से। तो जैसे कि अभी हमने यहाँ पे पीछे किया ही था कि जो हमारा सोडियम है उसके पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक ही है। एक हमने डॉट लगाया था सोडियम के लिए। ये दूसरा सोडियम, इसके पास भी क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। और ये ऑक्सीजन चेक कीजिए, ऑक्सीजन के पास कितने थे इलेक्ट्रॉन, 6 थे। अगर ये सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को डोनेट कर दे, 7 हो जाएंगे। अगर यहाँ से इस सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन को डोनेट कर दिया जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 8 हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन का एक ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए अब कितने इलेक्ट्रॉन हुए हैं ऑक्सीजन के साथ में, 8 इलेक्ट्रॉन। और जो ये 2 नेगेटिव है, ये 2 नेगेटिव किस लिए लिखा गया है, 2 नेगेटिव लिखा गया है क्योंकि यहाँ से इसने क्या किया, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। कहाँ से लिया है 2 इलेक्ट्रॉन को, 2 सोडियम से। और सोडियम के ऊपर कैसा चार्ज नजर आ रहा है आपको, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुके हैं। एक सोडियम ने एक डोनेट कर दिया, एक पॉजिटिव आ गया है। दूसरे सोडियम ने भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो उसके ऊपर भी कैसा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव। और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया है, 2 नेगेटिव। तो ये देखिए हमारा सोडियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन NaO। यहाँ पे हमने कोई भी चार्ज क्यों नहीं लिया, क्योंकि 2 ही पॉजिटिव हैं और 2 ही क्या है आपकी नेगेटिव है। ओवरऑल हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमारा फॉर्मेशन चेक कर लिया हमने सोडियम ऑक्साइड का। अभी हमें करना है फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करना है। तो मैग्नीशियम के अंदर देखिए आप, मैग्नीशियम के अंदर आपका क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के अंदर 2 है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ पे 2। ये हमने यहाँ पे किसका लिख रखा है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 है। तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और यहाँ पे मैग्नीशियम अकेला ही क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा। और डोनेट करने के बाद क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव। और जो ओवरऑल हम लिखेंगे यहाँ पे जो कंपाउंड बना हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो क्या है, न्यूट्रल है। और उसके बाद आयन प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स आर, जो हमने ऊपर कंपाउंड्स किए जैसे कि सोडियम ऑक्साइड किया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड किया है, तो इनके अंदर कौन कौन से आयन्स प्रेजेंट हैं। अब देखिए सबसे पहले आयन फर्स्ट कौन सा आपका, मैग्नीशियम आयन। Mg2 पॉजिटिव, आपको पता ही होगा हमने 2 पॉजिटिव क्यों लिखा है, क्योंकि ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा। ऑक्सीजन के ऊपर क्या लिखा है, O2 नेगेटिव, इसको ऑक्साइड आयन बोलते हैं हम। ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। नेक्स्ट उसके बाद है सोडियम आयन। सोडियम आयन क्या करेगा, आपका 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। तो इसके लिए इसके ऊपर कैसा निशान लगा दिया गया है, पॉजिटिव साइन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है? स्ट्रोंग है। और उस स्ट्रोंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, और वो एनर्जी क्या कर पाएगी? उन इलेक्ट्रॉन्स का जो अट्रैक्शन है उसको क्या कर पाएगी? तोड़ पाएगी। तो देखिए यहाँ पे आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट because ionic compounds are formed by attraction force of two opposite ion। जो आयनिक कंपाउंड है वो कैसे बनते हैं? दो अपोजिट आयंस के अट्रैक्शन से। जैसे देखिए सोडियम क्लोराइड है आपका, सोडियम क्लोराइड के अंदर क्या हुआ है? सोडियम एक आयन है, पॉजिटिव आयन है, और क्लोराइड हमारे पास आयन है, नेगेटिव आयन है। इसने तो क्या दिया? इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, ठीक है। तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और क्लोरीन ने क्या किया है? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया है? नेगेटिव। तो यहाँ पे जो नेगेटिव और जो पॉजिटिव है आपका, नेगेटिव और पॉजिटिव, इनके बीच में क्या हुआ है? अट्रैक्शन क्रिएट हो गया है। आपको पता ही है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और कैसे आयंस के बीच का अट्रैक्शन? अपोजिट, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी क्या करने के लिए? इनके बीच के आयनिक अट्रैक्शन को, इंटर आयनिक, और इंटर आयनिक भी कैसा है? स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। नेक्स्ट, ये आपका क्या है? लास्ट क्वेश्चन है।